मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, आरबीएनबी कॉलेज श्री रामपुर। आज हम कमलेश्वर जी द्वारा लिखित दूसरे नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी में मैनपुरी उत्तर प्रदेश अर्थात भारत में हुआ तथा उनकी मृत्यु 27 जनवरी 2007 में फरीदाबाद भारत में हुई है। कमलेश्वर जी मानवीय संवेदना के सशक्त रचनाकार हैं। वे कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, गजलकार, समीक्षक, आलोचक, संपादक, फिल्म लेखक, पटकथा संवाद लेखक, तकनीशियन एवं पत्रकार के रूप में उनका योगदान हिंदी साहित्य में अत्यंत सराहनीय है। कमलेश्वर जी द्वारा लिखित दूसरे नामक कहानी में आर्थिक विवंचनाओं का चित्रण हुआ है। मध्यवर्गीय लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं का विवेचन प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हुआ है। प्रस्तुत कहानी की नायिका सुनीता है। उसे कोई नौकरी नहीं है परंतु दूसरों के काम करती है, जैसे 2 बच्चों को पढ़ाना, दूध डिपो पर सुबह शाम जाकर दूध बांटना, किसी के दफ्तर में जाकर किसी का काम करना। परिवार के सभी लोगों की निगाहें हमेशा उस पर टिके रहती थी कि आखिर सुनीता करना क्या चाहती है। घर में वह सबसे बड़ी है। बड़ी कठिनाइयों की स्थितियों में उन्होंने अपनी बीए तक की कक्षा पूरी की। उनकी पढ़ाई के लिए उनके पिताजी मदद करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके लिए उनके पास भागदौड़ करते थे, उनके फीस का इंतजाम करते थे और यह सभी बातें, दूसरों से मदद लेने की बातें ये सुनीता को बहुत चुभती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सुनीता के द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिली और परिणामतः अपने घर की जो दुखद स्थितियाँ है या दुखद परिस्थिति है उस परिस्थिति को वह दूर नहीं कर सकती। जब कोई काम नहीं होता था तो उसे अपना घर या पराया घर लगता था। माता पिता के द्वारा शादी की चर्चा चलते ही उसे अपने बेकारी का एहसास हो जाता था। इसीलिए शादी की बात उसे बहुत बुरी लगती है। बेकारी के दिनों में शादी की चर्चाएं हमेशा घर में होती थी। वह उसे अपना अपमान बोध लगता था, वह उसे अपना अपमान महसूस करती है। सुनीता जब नौकरी करती थी तब वो अपनी शादी का विरोध भी उन्होंने किया था। सुनीता के पहले बहुत से ऐसे सपने हैं कि नौकरी मिलते ही यह सब पूरे हो जाएंगे। वह सोचती है कि शायद अपना एक कमरा होगा। परिवार के सभी लोगों को सम्मानित जीवन जीने की उनकी आकांक्षा है। पिताजी दूसरों के दुकान पर काम करते हैं। दुकान के मालिक बुढ़ापे के कारण नौकरी से उन्हें निकाल देना चाहते हैं। अगर पिताजी को निकाल दिया तो घर की जो आर्थिक विवंचना है आए दिन उसका सामना करना पड़ेगा। ऐसे तरह तरह के विचार सुनीता के मन में आते हैं। सुनीता के जो भाई बहन है उनकी फीस अगर माफ नहीं होगी तो क्या होगा। सभी विषम जो परिस्थितियाँ है वह उसे सताती है, बहुत परेशान करती है। दूध डिपो के मैनेजर इसलिए उन्होंने उसे नौकरी दी थी या काम पर उन्होंने रखा था कि उसे मदद मिलेगी। उस मैनेजर ने उपकार भाव से उनके पिताजी से कहा था, हरिवंश लाल जी, जब तक आपकी लड़की को सर्विस नहीं मिलती दूध डिपो पर भेज दिया कीजिए, मैं कुछ कर दूंगा। 40-45 क्या बुरे हैं। उनके पड़ोस के जो ओहर शेर साहब है उन्होंने भी अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा था। उन्होंने कह दिया था 2 बच्चों को पढ़ा दिया करें, 20 रुपये मैं दिया करूँगा। मतलब यह जो उपकार भाव है, दूसरों का उपकार भाव, वह उसे बहुत ही पीड़ा देता है। बेकारी के दिनों में कर्ज वाले बहुत परेशान करते हैं। सफाई करने वाली जमादारीन तारीख निकल जाने के बाद गली में जाकर चिकती थी, चिल्लाती थी। अतः सुनीता कहती है कि अपने लिए एक अच्छी साड़ी लेना, यह इसके लिए भी मन चोरों की तरह कतराता है।
वह सोचती है कि ऐसी सर्विस मिल जाए कि जिसके कारण घर की समस्याएं अर्थात नागपाश जो है वह छूट जाए, वह जरा ढीला हो जाए, यह उनकी अपेक्षा है। घर के सभी लोग दूसरों का मुंह देखते हैं। उनका निर्णय खुद का निर्णय नहीं होता, उनका निर्णय दूसरों पर आधारित होता है। निर्णय लेने के लिए उन लोगों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे घर में मशीन आ जाए कि न आ जाए, उसका फैसला भी उनकी अनुपस्थिति में कर्जदार ही तय करते हैं। माँ के बच्चे हो, मतलब माँ के और बच्चे हो या न हो, इसका फैसला भी उनके पड़ोसी कर चुके थे। पिताजी चुनाव में किसे वोट दे, यह भी दूसरे लोग ही तय करते थे। बच्चे किस ढंग के कपड़े पहने, यह भी दर्जी यानी दूसरा आदमी ही तय करता था। अर्थात एक अस्पष्ट और एक अव्यक्त घेरा उनके इर्द गिर्द पड़ा हुआ था, जो हमेशा उन्हें परेशान करता है। सुनीता शादी से इनकार करती है क्योंकि वह स्वयं का निर्णय स्वयं लेना चाहती है। धीरे धीरे वह अपने स्वयं के फैसले लेने लगती है। जैसे अपने लिए ब्लाउज का कपड़ा पसंद करने का अधिकार, अपने पिताजी को नया जूता खरीदने का अधिकार वह प्राप्त करती है। लेकिन धीरे धीरे यह अधिकार भी उनका समाप्त हो जाता है और दूसरे लोग उनके अधिकार पर हावी हो जाते हैं। अनजान लोग उनकी निर्णय प्रक्रिया में दखलबाजी करते हैं। हर काम में, काम के वक्त कोई अदृश्य व्यक्ति ऐसा लगता है कि उनका हाथ पकड़ लेता है, दूसरा व्यक्ति हाथ पकड़ लेता है। पिताजी कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे। पैसों की तंगी के समय घर का इकलौता पंखा बेचने की बात उठती है। जिन दिनों में सुनीता कुछ कमा कर लाती है तो उन दिनों में उनके शादी का नया रूप उनके दिमाग में उभरता है। उसे लगता है शादी का फैसला वह खुद करेगी, परंतु कोई आकर माँ से पूछता है सुनीता को क्यों रखा है, पुरुषोत्तम बाबू के लड़के से बात चलाओ। ऐसी अवस्था में सुनीता महसूस करती है उसकी शादी का निर्णय कोई और ही कर रहा है। उसकी शादी करने का विरोध का मतलब दूसरों के फैसलों का विरोध करना है। अतः माता पिताजी भी दूसरों के दबाव में आकर उनके साथ उनकी शादी की बातचीत करते हैं। श्यामलाल सुनीता के बारे में कहते हैं, लड़का मैं बता देता हूँ, बाकी बातें आप तय कर लीजिए। सुनीता को लगता है कि मैं इस फैसले को अब रोक नहीं सकती। अगर नौकरी होती तो मैं अपना स्वयं का निर्णय स्वयं लेती। उसे लगता है कि घर में कुछ लोग अदृश्य रूप में बसे हुए हैं, वह लोग हर फैसले में वह हस्तक्षेप करते रहते हैं। यही दूसरे लोग उनके घर के सभी निर्णय लेते हैं और इन्हीं लोगों के कारण सुनीता का जीवन दोभर हो जाता है, कठिन हो जाता है। इन्हीं लोगों ने उनके भाई और बहनों का भविष्य भी तय कर दिया है और माता पिता को भी बहुत बेचारा उन्होंने बना दिया है। एक दिन पिताजी ने माताजी से पूछा कि तुमने सुनीता से बात की। यह सुनकर सुनीता का हृदय धड़कने लगा। माता ने उनके साथ कोई बात नहीं की थी और उसी समय माता ने उनकी सुनीता के शादी के बारे में बात बताई थी। पिताजी के द्वारा उन्हें बुलाया जाता है। पिताजी माताजी को कहते हैं कि सुनीता को बता दीजिए, उसकी राय ले लो। ऐसी अवस्था में वह माँ उसे अपने पास बैठाती है और माँ उनकी पीठ थपथपाकर बड़े प्रेम के साथ कहती है, तुम्हारे मामा ने एक लड़का देखा है, उन्हें पसंद है, वह बहुत जोर दे रहे हैं। तू तो जानती है बेटा, तेरे मामा ने हमारे लिए हमेशा भला ही सोचा है, हर परेशानी में उन्होंने साथ दिया है। साथ ही माता उस लड़के के बारे में अधिक जानकारी देती है कि लड़का अच्छा है, नौकरी में है, 200-225 तनख्वाह मिलती है, तेरे मामा को पसंद है। अगर तेरी राय हो
तो हाँ कर दी जाए। मैं और पिताजी देख कर आऊँगी। उसी तरह से माँ उनकी शादी के बारे में एक प्रकार से उसे मनाने का प्रयास करती है दूसरों के कहने पर। माँ बहुत संभाल संभाल कर उनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। सुनीता चुपचाप जमीन में आंखें गड़ाकर अपनी माता की बात सुन रही थी। एक क्षण के लिए उसके मन में द्विधा स्थिति निर्माण हो गई। दुविधा की अवस्था में वह फंस गई। आंखें डबडबा गई। अपने आंसुओं को रोक कर जैसे दूसरों की आवाज़ में कहती है, जैसा कि आप लोग ठीक समझे। माँ संतोष भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी पीठ थपथपाती है और पिताजी गहरी सांस लेकर वह लेटे रहे। माँ रसोई घर में काम करने के लिए चली गई। सुनीता अपने कमरे में लौट आई। जैसे परिवार के सभी लोग एकांत चाहते हैं। प्रस्तुत दूसरे कहानी में कमलेश्वर जी ने मध्यवर्गीय समाज की आर्थिक व्यवस्था का चित्रण किया है। तो दूसरी ओर भारतीय समाज की जो मानसिकता है, उस मानसिकता का चित्रण किया गया है। अपने सभी फैसले एवं कार्यों में हर वक्त हर समय दूसरों का हस्तक्षेप होता रहता है और परिणामतः दूसरों के प्रभाव एवं दखल देने के कारण अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेखक ने इसी जीवन सत्य को इस कहानी के माध्यम से साकार करने का प्रयास किया है। अर्थात इन कथा वस्तु के रूप में मध्यवर्गीय आर्थिक समस्याओं का विवेचन हम लोगों ने देखा। सुनीता की आर्थिक मदद के लिए भाग दौड़ तथा उनका संघर्ष हम लोगों ने देखा। दूसरों का हर फैसले में दखलबाजी आप लोगों ने इस कहानी में देखी और माता और पिता दोनों की असहाय स्थितियों का अध्ययन भी हम लोगों ने इस कहानी में किया है। पात्र तथा चरित्र रूप में इस कहानी की नायिका है सुनीता। उनके पिताजी हरिवंश लाल सुनीता के पिताजी है। सुनीता की माता सुनीता के भाई और बहन पात्र के रूप में चित्रित हुए हैं। कथोकथन में एक प्रकार की अनुकंपा, दूसरों की दया भाव है। जैसे हरिवंश लाल जी, जब तक आपकी लड़की को कहीं सर्विस नहीं मिलती, दूध डेपो पर भेज दिया कीजिए, मैं कुछ कर लूँगा, 40-45 भी क्या बुरे हैं। मतलब दूसरों की एक अनुकंपा या दया का भाव हम लोगों को उसमें दिखाई देता है। देश काल वातावरण के रूप में आप लोगों ने देखा बेरोजगारी की समस्या का चित्रण। जैसे सुनीता का संघर्ष आप लोगों ने देखा, नौकरी पाने का संघर्ष, परंतु उसे नौकरी मिलती नहीं, अर्थात बेरोजगारी की स्थिति कहानी में उजागर हुई है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने की जो प्रवृत्ति है वह भी इस कहानी में दृष्टव्य है। भारतीय पारिवारिक मर्यादाओं का चित्रण कहानी में हुआ है। आर्थिक व्यवस्था से परेशान मध्यवर्गीय का जीवन हम लोगों ने इस कहानी के माध्यम से देखा। भाषा शैली के रूप में पात्रानुकूल भाषा है, प्रसंगानुकूल भाषा है, मनोविश्लेषणात्मक शैलियों का प्रयोग हुआ है तथा विवरणात्मक शैली इस कहानी में हम लोगों को दिखाई देती है। अंत में इस कहानी के उद्देश्य में यह कहा जा सकता है, अपने निजी तथा पारिवारिक मामलों में दूसरों की दखल देने की प्रवृत्ति के कारण अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मनुष्य अपना अस्तित्व खो देता है। हर मनुष्य के अपने अपने सपने होते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, परंतु दूसरों के हस्तक्षेप करने से वह दिशाहीन हो जाता है। यह भी इस कहानी का एक प्रधान उद्देश्य हम लोगों को दिखाई देता है। धन्यवाद।